नमस्कार, मैं विशेष मिश्रा द अवेयरनेस आर्मी की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है कोरोना काल में निजी विद्यालय के संचालन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं श्री बैजनाथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय श्री अमोद कुमार सिंह। नमस्कार। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निजी विद्यालय के प्रबंधक हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस विद्यालय के संचालन में। पहली बात तो मैं एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ। निजी विद्यालय दो तरीके के, एक वो जो बहुत ही हाई लेवल पे एजुकेशन देते हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसी बोर्ड हो गया। ये निजी विद्यालय बिल्कुल यूपी बोर्ड की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। उनकी फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उनकी एजुकेशन बिल्कुल अलग है, उनके यहाँ गार्जियन भी बिल्कुल अलग है। जो हम लोगों के स्तर के विद्यालय हैं वो मध्यम वर्गीय विद्यालय की श्रेणी में आते हैं। और समस्याओं का अगर विषय देखा जाए तो समस्याएं मैक्सिमम मध्यम वर्गीय विद्यालय में ही आई, क्योंकि उच्च वर्गीय विद्यालयों में आईसीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालयों में अभिभावक पढ़ा लिखा है, अभिभावक जागरूक है, अभिभावक सैलरीड है, उनके पास इनकम के सोर्सेस हैं, तो उनके यहाँ स्कूलों में फीसेस कंटिन्यू आती रही। उनके यहाँ टीचर्स को पेमेंट देने में कोई मुश्किलें नहीं, दिक्कतें हुई। लेकिन जो मध्यम वर्गीय विद्यालय हैं उन लोगों के यहाँ बहुत दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए विद्यालय हैं, मैक्सिमम उनके अभिभावकों को जो रोजगार हो थे, बिजनेसमैन थे या प्राइवेट नौकरी वाले थे, उनके सभी का लगभग जो इनकम सोर्सेस थे वो बंद हो गए। तो उनको देखते हुए उन लोगों, जब इनकम सोर्सेस बंद हो गए तो उन लोगों ने स्कूलों में फीस वगैरह देनी बंद कर दी। स्कूलों में फीस आनी बंद हुई तो टीचर्स को पेमेंट को लेकर दिक्कतें हुई। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर ऑनलाइन क्लासेस तो दे रहा है लेकिन फीस नहीं आ रही। स्कूल को लोन लेने पड़े टीचर्स की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अभिभावक के पास खुद पैसा नहीं है तो वो विद्यालय को कहाँ से दें। तो बहुत ऐसी दिक्कतें हैं जो कोविड के समय आई और उनका सामना किसी न किसी तरीके से विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर किया है। और उम्मीद करेंगे कि आगे जो स्थिति हैं वो सुधार हों, ताकि समय के साथ जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं उनमें सुधार लाया जा सके। जी, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और है कि ऑनलाइन कक्षा संचालन का जब आदेश हुआ था तो आपने उसको किस तरह मैनेज किया और इसका क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा पे। ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव मेरे नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बुरा है। बच्चों के ऊपर ऑनलाइन शिक्षा का असर बहुत ही निगेटिव पड़ा। कई चीज़ें हैं, बच्चों की कैटेगरी अलग अलग हैं। प्राइमरी में भी कैटेगरी अलग अलग है। कुछ प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, नर्सरी केजी के बच्चे हैं, 1st to 5th के बच्चे हैं, 6th to 8th के, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, सबकी अलग अलग कैटेगरी है और हर बच्चा अलग अलग मानसिकता रखता है। जी, जो बहुत छोटा बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। उसके लिए तो मोबाइल एक खिलौना है। टीचर क्या बोल रहा है बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ के गार्जियन शिक्षित हैं वो बच्चे के साथ बैठ गए हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे को थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करा देते हैं। लेकिन जहाँ गार्जियन शिक्षित नहीं है वो बच्चे को प्रॉपर्ली कहते तो हैं आप मोबाइल में देखिए, लेकिन बच्चा उस चीज़ को रीड नहीं करता है और ना ही टीचर को वो रिस्पॉन्स दे पाता है। यही हाल 5th 6th 7th 8th के बच्चे हैं, उनके भी बिल्कुल यही हाल है। अगर ग्रामीण स्तर को हम लोगों के विद्यालयों में देखा जाए तो हम लोगों के विद्यालयों में मात्र पिछले साल और इस साल कोविड में 7% स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस की। आप ये मानेंगे नहीं, 93% बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की, क्योंकि गार्जियन के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो नेट रिचार्ज का पैसा नहीं है, और अगर सब कुछ है तो पूरे घर में एक ही मोबाइल है और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सुबह अपनी सर्विस पे चला है। तो आपने इसका निवारण कैसे किया? ऑनलाइन मैंने इसका निवारण आपने भी किया होगा। बिल्कुल मैंने इसका निवारण किया। मैंने ऑनलाइन क्लासेस तो चलाई ही। जब देखा बच्चे के पास सुविधाएं नहीं हैं तो पहले तो उन गार्जियनों से रिक्वेस्ट की जिनके आसपास, घरों के आसपास बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि किसी भी तरीके से किसी पड़ोसी का मोबाइल लेके काम चला लें, किसी रिश्तेदार का मोबाइल लेके ऑनलाइन क्लासेस चला लें। तो इससे कुछ लोगों को सहूलियत मिली। फिर भी जब हमको लगा कि इससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैंने फिर यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दी। टीचर्स ने वीडियो बनाए,
वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किए गए, गार्जियंस को उसको सूचना दी गई ताकि बच्चे उस चीज़ को, अगर ऑनलाइन क्लास के टाइम उनके पास मोबाइल नहीं है तो वो कभी भी किसी भी की मोबाइल से अपने यूट्यूब की क्लासेस अटेंड कर सकें। रह गई बात यूट्यूब की क्लासेस में बच्चा क्वेश्चन पुटअप कैसे करे, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से समय दे दिया कि बच्चे को जो भी क्वेश्चन पूछना है वो ऑन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू या अपने जो लाइव क्लासेस चलते हैं उनके थ्रू किसी भी समय आके वो उन टीचर से अपने भी सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके साथ आपका जो विद्यालय परिवार है वो आपका सहयोग कैसे कर पाया इस चीज़ में? मुझे लगता है जितना सहयोग मेरे विद्यालय परिवार ने किया है शायद ही किसी वित्तहीन विद्यालय परिवार ने इतना सहयोग अपने प्रबंधक के साथ किया। पेमेंट टाइम से ना मिल पाना, पेमेंट कम मिल पाना, कभी थोड़ी मिली, कभी और मिली, कभी नहीं मिली, क्योंकि सैलरी भी डिपेंड करती है स्कूल की इनकम पर। जब इनकम ही नहीं आएगी, मैनेजर एक बार लोन ले लेगा, कितनी बार लोन लेके सैलरी देगा जी। तो ये दिक्कतें टीचर्स के सामने बहुत रही। आप विश्वास मानेंगे कि हमारे विद्यालय में कई ऐसे टीचर हैं जिनका परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी विद्यालय पर डिपेंड है। उन लोगों ने कैसे इस घड़ी में हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं उनके लिए तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विद्यालय परिवार का पूरी तरीके से साथ रखा और आज भी हमारे साथ ही हैं। जी। आपके स्टाफ में सभी उम्र के शिक्षक होंगे? बिल्कुल। तो कोरोना के दौरान जो ऑनलाइन कक्षा संचालन हो रहा था, ये पहले तो कभी उन्होंने नहीं किया होगा, बिल्कुल। तो इसमें आपने क्या उनकी समस्या कैसे समझा, आपने कैसे उनको सिखाया, कैसे आपने मैनेज किया इस चीज़ को? जब फर्स्ट ईयर कोविड में क्लासेस स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे स्टार्ट किया, लेकिन उस पर टीचर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि कोई भी टीचर ट्रेंड नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको जूम एप्लीकेशन पे स्टार्ट किया। जूम एप्लीकेशन पे क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट तो हो गई, तो उसका हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि टीचर्स को प्रॉब्लम होती है जूम एप्लीकेशन को स्टार्ट करके वापस क्लास रन करने में। कहीं जूम में नेटवर्क मिस हो जाता है, कहीं क्लास कट हो जाती है, वो अपनी टीचिंग कर रहे हैं वापस आते हैं, बहुत प्रॉब्लमें हो रही थी। हम लोगों ने उसका एक सर्वर बनाया, एक ही जगह से स्वयं 7 क्लासें मैं स्टार्ट करता था, 9 क्लासें स्टार्ट करता था, जैसे भी एक टाइम पे स्टार्ट होती थी उतने सिस्टम रख के एक साथ उतनी क्लासें मैं स्टार्ट करता था। एडमिन मैं खुद रहता था ताकि किसी टीचर को प्रॉब्लम ना हो पाए। उसको होस्ट करके मैं उसकी क्लास स्टार्ट कर देता था। नेट मिस होता था या कुछ भी मिस होता था तो उसको मैनेज करके मैं उस तरीके से क्लासेस चलाता रहता था। कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आई कि टीचर्स के यहाँ नेट नहीं है या नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, क्लास करते समय बार बार आवाज़ कट रही है, वीडियो फंस रहा है, तो इस टाइप की दिक्कतें रही। तो फिर उनको जब कोविड थोड़ा हल्का हुआ, स्कूल के ऑफिस खुलने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए, तो फिर हम लोगों ने उनको स्कूल बुला के फिर स्कूल से कराना स्टार्ट किया। तो नेटवर्क की इशू ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी टीचर्स के जहन में चीज़ें रहती हैं कि मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा वीडियो पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरी आवाज़ साफ जाएगी कि नहीं जाएगी। इन चीज़ों को मैनेज करना शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर जब यूट्यूब के क्लासेस स्टार्ट की तो शुरुआत के तो 2 दिन सभी के लिए इतनी दिक्कतें थी कि उन्होंने ऑन कर दिया, मोबाइल प्लस चला दिया, क्लास स्टार्ट हो गई, उनकी क्लास चल रही है, पता चला आधी वीडियो बनी उसके बाद बंद हो गई। फिर उन्होंने पूरा क्लास स्टार्ट किया। पूरी क्लास 40-40 मिनट की क्लासेस उन्होंने 2-2, 3-3 बार रिकॉर्ड की। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर भी रस्सी रगड़ते रगड़ते पत्थर कट जाता है, बस वैसे ही हो गया, सभी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो इस दौरान जब कोविड चल रहा था तो जो बच्चों के अभिभावक हैं तो उनके साथ कैसा आपका रहा, सहयोग मिला या नहीं मिला, या किस तरीके से? अगर मैं कहूँ तो अपने विद्यालय में 5% अभिभावकों को छोड़ के किसी का कोई सहयोग नहीं है। मैं इवन उनकी बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्होंने विद्यालय में फीस नहीं दी जबकि वो दे सकते थे। मानता हूँ जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, जो सर्विस छोड़ चुके थे, समझ में आता है कि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो दे ही सकते थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन उन लोगों ने भी इस काल में कहीं भी प्राइवेट स्कूलों को फीस देने की ज़रूरत नहीं समझी, सहयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जो फीस नहीं दे रहे हैं उसका इफेक्ट केवल विद्यालय प्रबंध तंत्र पे नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है विद्यालय में जो विद्यालय परिवार में शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, विद्यालय परिवार के कर्मचारी हैं, विद्यालय परिवार के ड्राइवर हैं, इनके सबके ऊपर उसका पूरे परिवार पर। बिल्कुल।
उनके सबके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि विद्यालय परिवार में यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने आता है तो उसके शुल्क का डिवाइडेशन हर टीचर, हर कर्मचारी के ऊपर लागू होता है। तो फीस नहीं तो फिर सैलरी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी समस्या है। फिर इसका निवारण आपने कैसे किया फिर? पहली बार तो हम लोगों ने जो बीच में लॉकडाउन था उसमें एक बार मैंने लोन लिया, तो जिन लोगों को लॉकडाउन के बीच में ज़रूरत होती रही उन लोगों को हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। हालांकि उसमें भी हमारे कई स्टाफ ने बहुत सहयोग किया। जिनको सैलरी की ज़रूरत नहीं है उन्होंने बोल दिया कि मुझे सैलरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ परिवार में है तो मैं अपना गुजारा भत्ता कर सकता हूँ, खर्चा चल जाता है, मेरा परिवार का काम चल जाता है, या मेरे पास इनकम के सोर्सेस और भी हैं, मैं उससे काम चला ले रहा हूँ। विद्यालय उन लोगों को देखे जिनके पास इनकम के सोर्सेस नहीं, जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इवन तो विद्यालय ने तो पूरी कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की कि लॉकडाउन के दौरान यदि किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो उसको उस समय किसी भी हालत में वो पैसा मुहैया कराया जाए, फिर वो किसी भी मदद से मुहैया कराया गया, चाहे लोन लेके मुहैया कराया गया हो, चाहे किसी से लेके मुहैया कराया गया हो। आपने समस्या का सामना किया, लेकिन आपने अपने परिवार की समस्या का पढ़ने नहीं दिया समस्या। बिल्कुल, मैंने तो पूरी कोशिश यही की कि मेरे परिवार में कोई भूखा ना रहे और किसी भी हालत में किसी को कोई ऐसी समस्या ना पड़े जिसके लिए उसको कहीं और, मेरे अलावा कहीं और किसी के आगे हाथ खोलने पड़े। बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर जैसे कि मुझे पता है कि आप निजी विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो अगर उस स्तर पे जाए तो फिर क्या क्या समस्याएं हैं जो आप सरकार को बताना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि जो सरकार ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास एक टेम्परेरी विकल्प था, उसे परमानेंट बनाना मुझे लगता है बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कोविड आने से पहले सभी विद्यालय यही कहते थे, अभिभावकों से भी, बच्चों से भी, कि आप मोबाइल से दूरी बना के रखें। जब तक आप इंटरमीडिएट की क्लासेस पास नहीं कर लेते हैं तब तक आप मोबाइल से दूर रहें। आपको जो पढ़ाई करनी है आप विद्यालय से पढ़िए, बुक से पढ़िए, कोशिश करिए अगर आपको नेट से पढ़ना है तो आप उतनी देर के लिए फ़ोन छूइए, वरना फ़ोन को बिल्कुल मत करिए। आज हालात ऐसे हैं, हम उन्हीं अभिभावकों से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को फ़ोन दीजिए ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़े। बच्चा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद बच्चा उसी मोबाइल को मिसयूज़ करता है, क्योंकि मोबाइल में नेट की अवेलेबिलिटी है। जब नेट की अवेलेबिलिटी है तो लड़का कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में और भी चीज़ें बैठ रही हैं, जो शिक्षक होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को एक लेवल से पहले वो चीज़ें जाननी चाहिए। बच्चा गलत रास्तों पे निकल रहा है, बच्चे क्या है, वो चीज़ें सीख रहे हैं जो चीज़ें उनको पढ़ाई में सीखनी चाहिए, ना कि अलग उम्र से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, उम्र से बड़े हो रहे हैं। उनकी जो उम्र है वो अपने उम्र के अकॉर्डिंग ना सीख के अपने बड़े उम्र के बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखें। अपने शिक्षक और विद्यालय की तरफ से आप उम्मीद क्या करते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को ऑफलाइन क्लासेस खोलनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट अपनी ऑफलाइन क्लासेस शर्तों पे खोल सकती है कि आप अपने विद्यालय में एक मानक बना दें कि आप एक कमरे में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठाएंगे। आप भले ही एक दिन या 2 दिन करके क्लासेस बुलाएं, लेकिन 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार जो स्कूल खुले थे उसमें कोई भी स्कूल ऐसा होगा जिसने सोशल डिस्टेंसिंग या सरकार की दी हुई SOP को फॉलो ना किया। सभी ने कोविड रूम भी बनाए। आप स्कूल्स में दूरी के गोले भी बना दिए गए, लड़कों को सैनिटाइजेशन भी कराया जाता था, लड़कों का फीवर गन से फीवर भी चेक किया जाता था, बायोमेट्रिक मशीन से पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी पल्स चेक की जाती थी, उसके बाद ही बच्चा आता था। इतने सारे नियमों का पालन करने के बाद, सारे नियम फॉलो करने के बाद ही बच्चा क्लासरूम में जाता था। इवन क्लासरूम में बच्चा जाता था और बच्चे के जाने के बाद स्कूल उन क्लासरूमों को सैनिटाइज कराता था, ताकि नेक्स्ट ईयर जब कोई बच्चा आए तो उसके लिए कोई जम्स या कुछ भी उस कमरे में ना मिले। यहाँ तक कि कमरे पूरे धुलवाए जाते थे, उसके बाद सैनिटाइज कराते थे डेली का। तो स्कूल वालों ने तो पूरा जितना फॉलो कर सकते थे उतना उन्होंने SOP पूरी फॉलो करी। लेकिन दिक्कतें आगे यही आएंगी कि जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी, ऑनलाइन क्लासेस के बेस से बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हर बच्चा कर नहीं सकता है। आप सोचिए, लास्ट ईयर जो बच्चा 4th में था, आप कोविड के दौरान उनका स्कूल मार्च में खोला गया,
5th के बच्चों के लिए। हाँ। उन्होंने मार्च में 1 मार्च से अप्रैल तक केवल क्लासेस की, 1 महीने की ऑनलाइन क्लास उन्होंने आए नहीं। अब ये बताइए कि 1 साल में 4th क्लास का बच्चा 5th क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, या 4th क्लास का बच्चा 1 महीने में क्या पढ़ लेगा। क्लासेस फिर बंद हो गई, वो बच्चे प्रमोट हो गए, 4th का बच्चा 5th में गया और 5th का बच्चा 6th में आ गया जी। अब वो 6th में जब कभी स्कूल आएगा तो उसको पढ़ाई का स्तर उसका इतना नीचे गिर चुका होगा कि उसको 3 महीने तो सिर्फ उसको ये पढ़ाने में लगेंगे कि उसको एक्चुअल में 6th में पढ़ना क्या है। उसके पहले 5th का बेस उसका क्लियर किया जाए 3 महीने के बाद 6th की पढ़ाई क्लियर। और गवर्नमेंट अगर अभी भी स्कूल नहीं खोलेगी तो ये जो अपना शिक्षा का स्तर है, स्तर गिर जाएगा, बस नंबर ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या उम्मीद करते हैं आप? कोई ऐसी चीज़ जो सरकार को करनी चाहिए निजी विद्यालयों के लिए? इस सरकार को निजी विद्यालयों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार निजी विद्यालयों के लिए कुछ करती नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो सीबीएसई, आईएससी बोर्ड को छोड़कर यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं, सरकार को कायदे से चाहिए कि उन विद्यालयों को, शिक्षकों को अलग से कुछ ना कुछ मानदेय देना चाहिए, क्योंकि उन विद्यालयों में ना तो फीस का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि टीचर्स को सैलरी ज़्यादा दी जाए। मैक्सिमम जितने भी विद्यालय हैं यूपी बोर्ड से संबंधित, 2-4 विद्यालयों को छोड़कर जितने भी विद्यालय यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, उन सभी विद्यालयों में फीस बहुत कम है, और इतनी कम है कि उन फीस से जो सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है, उस सैलरी के स्ट्रक्चर से उस टीचर का पूरे महीने का भरण पालन पोषण करना संभव नहीं है। उसको इन विद्यालयों के अलावा भी दूसरे कार्य करने पड़ते हैं ताकि वो अपना परिवार चला सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे विद्यालय के शिक्षकों को लिए वो कुछ ना कुछ करे, ऐसे मानदेय का मानक रखे। अभी हाल ही में सुनने में आया था कि नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी। उन्होंने तैयार की थी कि हर वित्तविहीन विद्यालय को कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी दी जानी चाहिए। जी। और वो लागू भी नहीं हो पाई, कोविड की वजह से शायद लागू नहीं हो पाई, बनी रखी हुई थी। तो मेरा उनके लिए भी एक सुझाव है कि जब वित्तविहीन विद्यालय 15,000 की सैलरी लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको अपना फीस स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इवन आप ये मान के चलिए एक विद्यालय को कम से कम अपने फीस स्ट्रक्चर में 4 गुना फीस महंगी करनी पड़ेगी, तब वो 15,000 की सैलरी दे पाएगा। जब वो 4 गुना फीस महंगी कर देगा तो उसकी स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसके स्कूल की स्ट्रेंथ कम होगी तो जाहिर सी बात है स्टाफ कम हो जाएगा। स्टाफ कम होगा तो स्टाफ बेरोजगार होगा। अगर वास्तविकता देखी जाए तो कम से कम 15 से 20 लाख शिक्षक यूपी में बेरोजगार हो जाए, और नहीं कुछ तो वित्तविहीन विद्यालयों में 60% विद्यालय बंद हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो फीस बढ़ाएंगे तो बढ़ी हुई फीस तो गार्जियन दे नहीं पाएगा, तो वो सरकारी विद्यालयों में चला जाएगा जी। और जो ज़्यादा फीस दे पाएगा वो आईसीएसई सीबीएसई चला जाएगा। ये मध्यम वर्गीय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मध्यम वर्गीय विद्यालय जितने भी हैं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ये विद्यालय चल नहीं पाएंगे अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती तो ऐसी कोई नीति लागू करने से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार विचार करना चाहिए कि उससे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं जी। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है, सरकारी नौकरी बहुत कम है, जो भी हैं वो लगभग भर्ती पूरी हो चुकी हैं, और जो हैं उनके लिए जब भी भर्तियां निकलेंगी तो एक भर्ती पे अगर 10,000 बेरोजगार बैठा है तो उसको क्या मिलेगा। और प्राइवेट में अगर वो किसी तरीके से अपना गुजारा भत्ता कर रहा है तो गुजारा भत्ता धीरे धीरे अपना निकाल रहा है। अगर वो वहाँ से भी बेरोजगार हो जाएगा तो शिक्षक के पास तो और कोई विकल्प भी नहीं है। वो ना तो बाजार में सब्जी लगा सकता है जी, ना गुमटी रख सकता है, ना कोई दुकान कर सकता है, क्योंकि वो एक शिक्षक रह चुका है। उसके आत्मसम्मान, बिल्कुल उसका आत्मसम्मान है, वो कुछ नहीं कर सकता। शिक्षक का आत्मसम्मान इतना बड़ा है कि वो कुछ करेगा तो उसके अपने आत्मसम्मान को उसको बहुत ठेस पहुँचेगी। और अगर वो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा के कुछ कार्य करता है तो आप समझ लीजिए उसका ज़मीर, उसकी अंतरात्मा मर गई, फिर वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। जब उसकी अंतरात्मा ही नहीं रहेगी तो लोगों को नुकसान भी पहुँचाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो और भी दिक्कतें आएंगी लोगों के सामने। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बेरोजगार ना होने दें, नई शिक्षा नीति में सुधार करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति केवल उन्हीं विद्यालयों पर लागू हो सकती है जो आईसीएसई, सीबीएसई वगैरह चला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
धन्यवाद, धन्यवाद। आपने समय दिया मुझे। धन्यवाद सर।